वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस इंडिविजुअलिज्म। आज हम व्यक्तिवाद का अध्ययन करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लिबरलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म इज़ वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। हम लोगों ने पहले ही उदारवाद के अंतर्गत व्यक्तिवाद का अध्ययन किया है और उसी का एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो इंडिविजुअलिज्म है। जो लिबरलिज्म है उसने स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल के डिबेट में इंडिविजुअल को सेंटर में रखा था। उसको मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही उसका कोर कंसेप्ट था। और इंडिविजुअलिज्म जो व्यक्तिवाद है एक सोशल पॉलिटिकल थ्योरी में जो इसका अल्टीमेट वैल्यू है, सबसे ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है ऑन द ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, इसी पर ही इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। तो लिबर्टी जो स्वतंत्रता है, ये इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद के एक्सपोनेंट्स मानते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ये सबसे सुप्रीम वैल्यू है और इसी लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट और अदर एपरेटस एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो जो इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव फॉर फ्रीडम की बात करता है, यानी व्यक्ति मैक्सिमम वो प्रचेष्टा अपनी तरफ से करे और व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण हो सके। तो इंडिविजुअलिज्म जो अपनी इस स्वतंत्रता की खोज करते हैं, इसके लिए उन्हें ज़रूरी क्या है कि स्टेट का जो कंट्रोल है उसको वो कंसिडर नहीं करते हैं और स्टेट पॉजिटिव रोल प्ले करने के कॉन्टेक्स्ट में अगर उन इंडिविजुअल की गैमेट में इंटरफेरेंस करे तो उसको नेगेटिवली लिया जाता है। अब इंडिविजुअलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म के एक पार्ट की तरह इसको हम लोग समझते हैं और इसका जो पॉलिटिकल डायमेंशन है, राजनीतिक रूप से एक पुलिस स्टेट का कंसेप्ट डेवलप होता है। पुलिस स्टेट क्या है? पुलिस राज्य, लिमिटेड गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट लिमिटेड हो, कंट्रोल बाय पीपल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो और स्टेट सिर्फ नेगेटिव रोल ही प्ले करता हो। उसका मेन फंक्शन हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। इसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो फ्री मार्केट को एम्फेसिस देता है, यानी जिसमें सबको प्रोग्रेस करने का, डेवलप करने का पूरा राइट होना चाहिए और कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी को डेवलप करते हुए वो कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता हो। और गवर्नमेंट एक नेसेसरी एविल की तरह काम करती है। जैसे स्टेट तो एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, उसका प्रैक्टिकल जो डायमेंशन है वो गवर्नमेंट है और नेसेसरी इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लोगों को मिनिमम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उसकी ज़रूरत है। एविल इसलिए है क्योंकि वो उसका अनड्यू इंटरफेरेंस जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में होने लगता है तो वो व्यक्ति के मल्टीफैसेट डेवलपमेंट को भी क्षति पहुंचाता है। और मार्केट को माना जाता है कि जब वो अनरेगुलेटेड रहेगा, जब उसको नियमित नहीं किया जाएगा, तभी मार्केट एक अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जन्म दे सकता है, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा और सब लोगों को उनका प्रॉफिट मिल पाता है। तो इसलिए लेजर फेयर यानी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट पर सबसे ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है, यानी स्टेट सिर्फ व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगा और रेस्ट ऑफ द एरिया में इंडिविजुअल को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा जाएगा कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। नाउ कम टू द इकोनॉमिक डायमेंशन, जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात होती है। इसमें यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करने वाला कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाएगा और इसी को फाइनली हम लॉजिकली देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेवलप होती है, यानी जिसके पास जो प्रोडक्शन करने में कैपेबल है उसका अधिक से अधिक प्रोडक्शन करे, उसको बाहर फिर एक्सपोर्ट करे, जो उसके पास कम है उसको वो इम्पोर्ट कराए और इस तरह से फ्री ट्रेड और लिबरल इंपीरियलिज्म एक उदारवादी साम्राज्यवाद को इस्टेब्लिश किया जाता है। क्योंकि पहले हम लोग क्या थे? पॉलिटिकली कोलोनाइज थे। आज हम इकोनॉमिकली कोलोनाइज्ड है कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे स्टेट्स पर बनी रहती है, जो प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब वही इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म और एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का यह रिजल्ट है जो सिचुएशन में आज हम है। अब स्टेट क्या करता है? वो फ्री मार्केट का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला फैसिलिटेटर है जिसमें वो खुद इंटरफेयर नहीं करता है और इसीलिए गवर्नमेंट भी उसी गवर्नमेंट को अच्छा माना जाता है जो कि सबसे कम शासन करे। और यही लेजर फेयर कैपिटलिज्म का नॉर्म है। जो हस्तक्षेपवादी पूंजीवाद है उसका मानक ही है कि गवर्नमेंट मिनिमम रोल प्ले करे। कुछ इसके जो दूसरे डायमेंशंस हैं, जैसे गार्नर मानते हैं कि जो स्टेट का एग्जिस्ट होता है क्योंकि क्राइम एग्जिस्ट करता है और इसलिए उसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है कि वो प्रोटेक्ट करे, रिस्ट्रेन करे
ना कि फोस्टर और प्रमोट करने का काम करे, यानी वो जो अपराधी है अपराधी को रोकने का कार्य करे, ना कि कुछ सोसाइटी वेलफेयरिस्टिक प्रोग्राम को प्रमोट करने का वो काम करे। वो स्टेट का रोल नहीं होता है। और सोशल डार्विनिज्म जिसको कि हर्बर्ट स्पेंसर सपोर्ट करते हैं, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करती है, यानी सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। इस कंसेप्ट को हम इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़ सकते हैं, जो मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट रहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसलिए जो कैपेबल है वो आगे बढ़ता है और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो पीछे रह जाता है। इसी थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट भी विश्वास करता है। और इंडिविजुअलिस्ट बेसिकली जो फ्रेंच स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट था, जिसको फिजियोक्रेट्स कहा जाता है, उससे वह काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। और वो स्कूल सबसे ज़्यादा लेजर फेयर इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करता है कि हस्तक्षेपवादी व्यक्तिवाद, जिसमें फिजियोक्रेटिक थ्योरी ये मानता है कि हस्तक्षेप हो, नॉन इंटरफेरेंस हो, और जो कि नेचुरल ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, यानी नेचुरली जो सिस्टम बना हुआ है जो कि प्रकृति प्रदत्त है, उस सिस्टम को एज इट इज चलने दीजिए। जो कैपेबल है वो आगे बढ़ेंगे, जो इनकैपेबल है वो जितने कैपेबल है उतनी इस पोजीशन पे ही बने रहेंगे। सोसाइटी अपनी तरफ से इगैलिटेरियन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज का काम अपने हाथ में न ले। और थॉमस हॉब्स और लॉक को माना जाता है कि वही बेसिकली इंडिविजुअल थ्योरी को प्रॉपरली डेवलप करने में ओरिजिनेटर का रोल प्ले करते हैं। अब ये थ्योरी जो डेवलप होती है नॉन इंटरवेंशन की, ये फ्रांस में डेवलप होती है और इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत प्रॉपरली इस पर राइटिंग्स हमें देखने को मिलती है एडम स्मिथ की, जो कि इंग्लिश इकोनॉमिक्स थे। 19th सेंचुरी में इस थ्योरी को सोशल पॉलिटिकल थ्योरी की तरह डेवलप करते हैं J.S. मिल और हर्बर्ट स्पेंसर। और इस ट्रेडिशनल ट्रेंड को हम यहाँ तक कि कुछ कंटेम्पररी आज के थिंकर्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हायक, फिर ग्राहम बेल्स, नॉर्मन एंजल भी कहीं ना कहीं ये जो नया ट्रेंड इस पॉलिटिकल थ्योरी का आया है, नए प्रैक्टिसेस जो इस थ्योरी में आए हैं, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो ट्रेडिशनल इंडिविजुअलिज्म के जो एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे मिल, स्पेंसर, हायक को माना जाता है कि ट्रेडिशनली इस थ्योरी को उन्होंने इनिशिएट किया, उसको डेवलप किया, जिसमें मिल का ऑन लिबर्टी बुक में उन्होंने लेजर फेयर इंडिविजुअलिज्म, हस्तक्षेपवादी व्यक्तिवाद को सपोर्ट करते हुए स्टेट का जो उसने माना कि मॉडिफाई किया कि पॉजिटिव फंक्शन कुछ होने चाहिए। इसने पूरी तरह से ये नहीं कहा स्टेट सिर्फ नेगेटिव रोल प्ले करेगा, वो कुछ पॉजिटिव फंक्शंस को की वकालत करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक एक्सट्रीम फॉर्म में लेजर फेयर इंडिविजुअलिज्म यानी हस्तक्षेपवादी व्यक्तिवाद को सपोर्ट किया, जिसमें वो डार्बियन नोशन को सपोर्ट करता है, डार्विनवादी विचार को सपोर्ट करता है, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वोत्तम व्यक्ति की उत्तरजीविता का कंसेप्ट बना रहता है। और स्टेट इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि सोसाइटी में क्राइम एग्जिस्ट करता है और स्टेट का मिनिमम रोल है उस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकना। अब जो हायक है, हायक ने क्या कोशिश किया कि उसने कोशिश की जो कोल्ड इंडिविजुअलिस्टिक केस जो रहता है फ्री एंटरप्राइजेस और नॉन इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑथोरिटी के थ्रू, उसको थोड़ा सा वो वार्म अप करते हैं और वो इस थ्योरी को अपने आर्गूमेंट से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये ना तो ज़रूरी है और ना ही प्रैक्टिकली, यानी ये प्रैक्टिकली हम ये संभव भी नहीं है, क्योंकि टोटल प्लानिंग हम अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी टोटल प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक मैटर के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट कैसे टोटल प्लानिंग करके प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसलिए हैक मानता है कि जो सीवियर सेंचुरीज में हम देखते हैं जो लॉ मेकिंग है, प्लानिंग है, ये लेजिस्लेटिव जो विधायिकी की बॉडीज़ है उन्होंने ये काम करते आए हैं। तो इसीलिए प्लानिंग जो है जो वो वाला उनका एक्सक्लूसिव फील्ड बना देना चाहिए, जो लेजिस्लेटिव बॉडी उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट में कुछ काम करे, स्टेट उसमें इंटरफेरेंस ना करे। अब आते हैं मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म में, जिसमें ग्राहम वेलेस, नॉर्मन एल्जर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। वेलेस मानते हैं कि जो स्पेशल बॉडीज़ का क्रिएशन होता है जो कि मेजॉरिटी होती है और वो इलेक्टेड मेंबर्स की तरह काम करते हैं, और उनका क्रिएशन क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ के थ्रू, प्रोफेशनल ग्रुप्स के थ्रू ही वो अपॉइंटेड किए जाते हैं। इनका रेगुलेशन मैनेजमेंट का काम दिया जाता है और ये जो है वो एजुकेशनल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The creation of special bodies having majority of the elected members disciplined by a minority appointed by the professional groups for the regulation and management of the undertakings, education and economics। यानी
जो छोटी छोटी बॉडीज़ क्रिएट होती है कि मेजॉरिटी पीपल उसको इलेक्ट करते हैं, लेकिन वो ग्रुप क्या है, वो एक ग्रुप जो है वो डिसिप्लिन माइनॉरिटीज़ के ग्रुप की तरह, प्रोफेशनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो उनका किसी भी अंडरटेकिंग को, किसी भी एंटरप्रेन्योर, किसी भी ऑफिस को मैनेज करने में, प्रबंधन करने में, उसको नियमित करने में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, बहुत एक्टिव रोल और बहुत ही वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए एंजल जो पॉलिटिकल थ्योरी अपना बेस्ड करता है कि वो प्रोटेस्ट करता है कि जो ओवर ग्रोन अप स्टेट आजकल हर एरिया में इंटरफेरेंस कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह वॉलेस मानते हैं कि जो इरेशनलिज्म ऑफ मॉब माइंड इन पॉलिटिक्स, जो हम मेजिटेरियन कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे, मास को ही सारा ड्यूटी सौंप दिया जाएगा करने का, इससे क्या होता है, मॉब माइंड कल्चर, मास सोसाइटी एक तरह से मास डिस्ट्रक्टिव कल्चर को प्रमोट करता है, जिससे पॉजिटिव डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता है। इसीलिए वो जो पैट्रियाटिक वॉर्स बिटवीन नेशंस जो पहले था, उसको क्लास कॉन्फ्लिक्ट से रिप्लेस करने की बात करता है इंटरनेशनल पार्टीज़ के बीच, जिससे डिफरेंट क्लास इंटरेस्ट परस्यू हो सके। पहले के समय में क्या था, देश की रक्षा के नाम पर बड़े राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होते थे, उसके स्थान पर अब वर्ग के संघर्ष को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि जो अलग अलग वर्गों के इंटरेस्ट है वो परस्यू हो सके। अब आते हैं इसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आलोचनात्मक मूल्यांकन पर। यूटिलिटेरियन उपयोगितावाद, जो कि लिबरलिज्म का जो क्लासिकल वर्जन है, उसके दो एस्पेक्ट थे। एक तरफ इंडिविजुअलिज्म का डेवलप होता है और उसी के पैरेलल यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद का डेवलपमेंट होता है, जिसको जेरेमी बेंथम ने इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया था। और उनका मानना था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि इंडिविजुअल गुड और एग्रीगेटेड गुड के बीच में, उनका मानना है कि जो एग्रीगेटेड गुड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल के गुड को भी वो कंसिडर करें, कि किसी चीज़ से अगर एक समूह को लाभ प्राप्त होता है या सुख की प्राप्ति होती है, उससे प्रत्येक व्यक्ति भी सुख और लाभ की अनुभूति करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि आप समूह के अधिकतम लोगों की लाभ की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लाभ की बात करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लाभ की बात करता है, तो इससे समूह के मैक्सिमम लोगों के इंटरेस्ट या लाभ या सुख का कंसेप्ट कंसिडर नहीं हो पाता है। फिर जो लेज़र फेयर इंडिविजुअलिज्म है, यानी हस्तक्षेपवादी व्यक्तिवाद, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, आर्थिक संकट और जो मंदी का दौर काफ़ी आने की चांसेस होते हैं। और इसीलिए सीबी मैकफरसन ने भी द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म में बताया है कि इंडिविजुअलिस्ट ने एक तरह से इंडिविजुअल को प्रोपरेटर ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटीज़ मान लिया है, कैपेसिटीज़ मान लिया है, और वो स्टेट के प्रति, सोसाइटी के प्रति अपना कोई दायित्व नहीं निभाते हैं। ये नेगेटिव है कि व्यक्ति जो है वो अपनी जितनी भी उसकी क्षमता है, योग्यता है, गुण है, उसका सोल मालिक बन जाता है, और उसका सोसाइटी के प्रति, बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी के प्रति उसका जो एक रोल है, उसको कहीं से भी वो निभाता नहीं है। इससे क्या होता है कि एक मोनोपोलिस्टिक डिग्रेडिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ वर्कर्स और पेटी बुर्जुआस हमें प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि जो वर्किंग क्लास है, सो अब जो आपका वर्किंग क्लास है, जो डिप्राइव सेक्शन है, जो प्रोलेटेरिएट ग्रुप है, और वो छोटे छोटे बुर्जुआ क्लास है, उनका एक तरह से देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कुछ लोग हैं, वो मोनोपोली बन जाती है, बाकी छोटे छोटे उत्पादकों पर, वर्कर्स पर एक दूसरे लोगों का मोनोपोली बन जाता है, उनका वर्चस्व, उनका डोमिनेंस, उनका आधिपत्य स्थापित हो जाता है, जिससे कि बाकी का स्टेटस का बहुत डिग्रेडिंग हो जाता है, जो कि उनके अंडर रहकर वर्क करते हैं। और सबसे जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका कि ये सोशल लाइफ का कंपैरिजन बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से करता है, कि कैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हम सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि जो कैपेबल है वो आगे बढ़े, जो इनकैपेबल है वो जैसा है वैसा रह जाए। तो ये सोशल लाइफ के बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को हम सोसाइटियल लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टेट और सोसाइटी का ये रोल है कि वो इगैलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का काम करे। लेकिन समहाउ हमें इस थ्योरी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसी के साथ इसको कंक्लूड करना चाहिए कि ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो इंडिविजुअलिस्टिक व्यू है, इसने सबसे मेजर रोल प्ले किया था सोसाइटीज़ को, खासकर यूरोपियन सोसाइटीज़ को, कि रिलीजियस वार से वो मुक्त हो सके। जो धर्म के आधार पर चर्च प्रमुख और राज्य प्रमुख, राजा के बीच का जो क्लैश एक लंबे समय तक 30 वर्ष में इंडल्ज था यूरोप, उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को इसने मुक्त किया। फ्यूडलिस्टिक बॉटलनेक जो थे, सामंतों का एक वर्चस्व बना हुआ था, उससे ये इंडिपेंडेंट किया यूरोपियन सोसाइटीज़ को, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स को प्रमोट करने का इसने काम किया। और
इसने प्रोडक्टिविटी का हायर किया है। ये सच्चाई है कि व्यक्तिवादी विचारधारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इनिशियल स्टेज था, इससे प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट थे जिसको कि आगे चलकर जेएस मिल के वेलफेयर लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म का कंसेप्ट है, जो जिसमें सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज स्टेट प्रोवाइड करे, इन बातों को रखा गया, या मॉडर्न लिबरलिज्म के कुछ जो एस्पेक्ट्स है, उससे जो इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी की जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। और अगर हम इसको सम अप करें कि इंडिविजुअलिज्म को एक सोशल पॉलिटिकल थ्योरी की तरह अगर हम देखें, तो जो पॉलिटिकल ऑथोरिटी, जो राजनीतिक सत्ता थी, वो व्यक्ति के कार्यों के क्षेत्र में जो अनुचित इंटरफेरेंस कर रहा था, वो इंक्रोचमेंट जो कर रहा था, इसको कहीं ना कहीं रोकने में ये थ्योरी क्या सक्षम साबित हुई। और इसने इंडिविजुअल की लिबर्टी को, इंडिविजुअल को उनके उसके वर्क में फ्री रखने का, उसमें अनड्यू इंटरफेरेंस स्टेट का ना हो, इसकी बात की। इस कॉन्टेक्स्ट में इस थ्योरी को जस्ट का अपना इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अपने टाइम फ्रेम में उस समय काल परिस्थिति के अनुसार इस थ्योरी ने कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के डेवलपमेंट और उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम किया था। ओके, थैंक यू ऑल।